हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा एनसीईआरटी सीरीज का लेक्चर है। वो ही एनसीईआरटी सीरीज जिसके अंदर हम 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटीज हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए। यूपीएससी के अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए जो इम्पोर्टेंट हमारी एनसीईआरटीज हैं, तो उन सबको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एनसीईआरटी की सीरीज़ के अंदर में, अभी तक हमने जो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है वो 6th क्लास से स्टार्ट की थी और अब हम प्रेजेंटली जो 10th क्लास के अंदर पहुंच चुके हैं। 10th क्लास की ज्योग्राफी का ही 4th लेक्चर है जिसके बारे में आज हम रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो 10th क्लास की ज्योग्राफी है जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को रीड किया। हमने रिसोर्सेज के बारे में रीड किया, हमने वाटर साइकिल के बारे में रीड किया, हमने यहाँ डिफरेंट टाइप की जो सॉइल्स पाई जाती हैं उनके बारे में रीड किया। आज उन्हीं से एक मिलता जुलता टॉपिक एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर आप देखिए वाटर की प्रेजेंस भी ज़रूरी है, लेबर इंटेंसिटी की भी ज़रूरत है कि लेबर के जो बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कम्प्लीटली जिसके अंदर लेबर की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रॉपर जो यहाँ हम बात करें कि जो प्रॉस्पेरस सॉइल है उसकी भी इम्पोर्टेंस होती है। तो उन्हीं सभी रिसोर्सेज का मिलता जुलता एक टॉपिक है एग्रीकल्चर। यहाँ पे हम देखेंगे कि कितनी तरीके की जो क्रॉप हैं वो उगाई जाती हैं। एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है डिफरेंट तरीके से किस किस तरीके से कौन कौन से एरिया में की जाती है, तो उन सब टॉपिक्स के बारे में आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर हम एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस की बात करें, स्टूडेंट्स एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट हैं हमारे सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए। बेसिकली 2-3 बात हैं। एक तो सबसे ज़्यादा बेसिक हैं। अगर आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो भी सोर्सेज आप रेफ़र कर रहे हो तो आपको सबसे पहले बेसिक उसके बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है कि जब आपने स्कूलिंग की हो उस समय में आपका सोशल स्टडीज़ में, सोशल साइंस के अंदर इतना इंटरेस्ट ना रहा हो, इसलिए जब भी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें उस समय में सबसे पहले एनसीईआरटीज़ को रीड करना चाहिए इनिशियल फेज में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनको मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए एनसीईआरटीज़ का, बहुत बार इनको रीड करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। सेकंड, कि यूपीएससी के द्वारा जो कुछ बेसिक मटेरियल्स हैं जिनको रेफ़र किया जाता है, बेसिक मटेरियल्स लाइक द कि यूपीएससी को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है वो सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कोई कर्नाटक के अंदर बैठ के गांव के अंदर भी कोई प्रिपेयर कर रहा होगा, कोई महाराष्ट्र के अगर हम बात करें कि जो बिल्कुल महाराष्ट्र का सबसे ईस्टर्न एरिया है, नागपुर का एरिया, वहाँ पे बैठ के भी तैयारी कर रहा होगा, कोई बस्तर जो नक्सलाइट इफेक्टेड एरिया था कभी वहाँ पे भी तैयारी कर रहा होगा। तो इस तरीके के जो एरियाज़ हैं वहाँ से भी बच्चे यूपीएससी के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यूपीएससी को जो अपने पे एग्ज़ाम के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी को प्रोवाइड करवाना है, उसके लिए अगर हम बात करें तो ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं जिससे 10 से 12 क्वेश्चंस हैं जो कम्प्लीटली बेसिक होते हैं, वो एनसीईआरटी बेस ही होते हैं। आपको एनसीईआरटी के अंदर कुछ दिया हुआ है, आप उसके बारे में गूगल कीजिए, उसके बारे वहाँ पे आप गूगल यूज़ कीजिए। पहले एनसीईआरटी में कुछ रीड कीजिए, उसके बाद में कुछ गूगल कीजिए, उसके बाद में उस जो भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको लेक्चर के थ्रू या गूगल के थ्रू मिलती है उसको उस बुक के मार्जिन के ऊपर लिख लीजिए और उसके बाद में कंटिन्यू इन बुक्स को रिवाइज कीजिए, कंटिन्यू इनके वीडियोज़ देखिए। जिस भी तरीके से आप करना चाहते हो तो उस तरीके से कीजिए। स्टूडेंट्स, आज अगर हम आज के लेक्चर की बात करें, आज का लेक्चर है एग्रीकल्चर के बारे में। भारत जो हमारा कम्प्लीटली डोमिनेट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारे लोगों का एंशिएंट समय से ही यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन रहा है। अभी भी अगर हम बात करें अराउंड द 50% पॉपुलेशन स्टिल इंगेज इन द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की जो इम्पोर्टेंस है वो भारत देशवासी, भारत के जो लोग हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक इम्पोर्टेंट है भारत जैसे कंट्री के अंदर में जहाँ पे कम्प्लीटली जो अभी भी पॉपुलेशन है 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज है। स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे समझ में आएगी कि आप देखिए कि जो पॉपुलेशन है उसका इतना परसेंट यहाँ पे इंगेज है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, बट इतना ज़्यादा जो
पीपल्स हैं वो इंगेज होने के बाद में भी अगर जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके आउटकम की बात करें तो 16% 18% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये बेसिकली क्या शो करता है कि ज़्यादा लोग हैं, प्रोडक्टिविटी कम है। अब प्रोडक्टिविटी कम होने के बिहाइंड में बहुत सारे रीजन्स हैं। बहुत सारे रीजन्स तो ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स कि आप देखिए कि बहुत सारे जो लोग हैं गाँव के अंदर में जो एग्रीकल्चर की जो मेन एक्टिविटी हैं, मेन एक्टिविटी लाइक द कि डेली बेस पे जो वर्क किया जाता है वो तो वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा कुछ मेल्स के द्वारा भी पार्ट किए जाते हैं। जैसे अगर आप बात कीजिए जो मैक्सिमम फिजिकल वर्क हैं या मशीन लेवल पे ऊपर वर्क हैं तो उनको यहाँ मेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मेल एंड फीमेल के बेस पे ये वर्क किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बहुत सारे जो अगर हम बात करें कि जो इंडियन एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके अंदर जो फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हुआ है कि फीमेल्स के द्वारा बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा जो काम हैं वो फीमेल्स के द्वारा ही पार्टिसिपेट किया जाता है, उन्हीं के द्वारा वो परफॉर्म किया जाता है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स टाइप ऑफ फार्मिंग, एग्रीकल्चर एक एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी रहा है हमारे देश के अंदर में। बहुत सालों के अंदर कल्टीवेशन सिस्टम है, उगाने का तरीका, मशीनों का यूज़ करने का तरीका जो हैं वो चेंज हुए हैं। प्रेजेंट समय में आप देखिए जहाँ पे बड़े किसान हैं, बड़े किसान का मीन्स जिनके पास में अंडर जो ज़मीन का जो होल्डिंग है वो ज़्यादा है। जैसे आप देखिए कि पंजाब के अंदर आपको जो बड़े किसान मिलेंगे तो वहाँ पे वो एग्रीकल्चर के लिए जो बेसिकली जो कटिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए जो मशीन है वो यूज कर सकते हैं। आप देखिए कि जो किसान है उसके पास ज़मीन आती है, बीघा सिस्टम के अंदर अगर ज़मीन आती है उसके पास 1 बीघा ज़मीन आती है। अब उसके अंदर वो क्या मशीन यूज करेगा, उसके अंदर वो मशीन यूज नहीं कर सकता। तो जो हमारे फार्मिंग की एक्टिविटीज़ है, मशीन लाइक द जो हार्वेस्टिंग के लिए जो मशीन यूज की जाती है, जो कटिंग के लिए, जैसे फसल जब पक जाती है तो उस समय में जो मशीन यूज की जाती है जैसे ट्रैक्टर, ये सब तो यूज किया ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो एक मूवी थी 1970s के समय की, एक मूवी है जिसके अंदर में मदर इंडिया आई थिंक नेम है। मदर इंडिया मूवी के अंदर में वो एक लेडी होती हैं जो एक्ट्रेस होती हैं, उनके द्वारा बेसिकली उनकी फार्मिंग है वो इस तरीके से परफॉर्म की जाती है उनके खुद के द्वारा ही। उस समय में बेसिकली वो शो किया गया है इंडिया के अंदर किस तरीके से पुअर्टी हुआ करती थी। काफ़ी अच्छी मूवी है, आप कभी समय मिले तो ज़रूर देखना। मदर इंडिया नेम है आई थिंक, मदर इंडिया नेम है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो दिखाया गया है कि कैसे पुअर्टी है, किस तरीके से महाजन होते हैं। महाजन मीन्स द मनी लेंडर जो पीपल्स होते हैं और उनको फिर उस तरीके से पेमेंट किया जाता है। तो काफ़ी कुछ उसके अंदर दिखाया गया है, काफ़ी इमोशनल भी है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो टाइप ऑफ फार्मिंग है ये चेंज हुआ है समय के साथ में। समय के साथ में चेंज होने के साथ में यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी का यूज है जो इंक्रीज हुआ है सोशो कल्चरल प्रैक्टिस की वजह से। फिजिकल वहाँ पे इन्वायरमेंट किस तरीके का है, किस तरीके की सोइल है और किस तरीके की अवेलेबल, अगर हम बात करें कि रिसोर्सेज हैं, क्योंकि अवेलेबल रिसोर्सेज का भी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज किस तरीके से, आप देखिए स्टूडेंट्स कि कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है जहाँ पे अगर पानी का वाटर का अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा है। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो पंजाब और हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे जो राइस है उसके कल्टीवेशन के लिए बेसिकली नहीं है इतना, जो अगर हम बात करें कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो इस तरीके का नहीं है फिजिबल। बट यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होने की वजह से राइस का जो बहुत सारी जो राइस है वो अगर हम बात करें जो उगाई जाती है पंजाब हरियाणा में, क्योंकि वाटर का अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छा है। टेक्नोलॉजी में एडवांस है वो, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर में सबसे एडवांस है। और इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल जो फर्टिलाइज़र हैं वो अवेलेबल हैं, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। इसका एक नुकसान भी है कि सॉइल के अंदर में ज़्यादा पानी यूज करने की वजह से जो सैलिनिटी है, सॉइल के अंदर जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज हो गई। सेकंड दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि टू मच फर्टिलाइज़र्स का यूज करने की वजह से यहाँ बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिल रही हैं। जैसे पंजाब के अंदर स्टूडेंट्स एक एरिया है भटिंडा, तो भटिंडा के अंदर अगर आप देखोगे तलवंडी साबो, वो भटिंडा के अंदर ही आता है, तलवंडी साबो भी एक जगह है। वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा यूज किया। बहुत ज़्यादा यूज करने की वजह से प्रेजेंट समय में वहाँ पे जो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। पिछले कुछ समय से
पिछले 10-15 साल से जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं। बट जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय से वहाँ फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया गया, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का। तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का टू मच यूज़ होने की वजह से वहाँ कम्प्लीटली चेंज है। इससे रिलेटेड भी एक मूवी है स्टूडेंट्स। आप एक एक्टर हैं मुन्ना भाई MBBS, अगर आपने देखी होगी तो उसी के अंदर एक एक्टर हैं अरशद वारसी। उनका एक मूवी है बदला, बदला नेम है, आई थिंक बदला ही नेम है। तो वो मूवी उनकी है। वो बेसिकली उसमें पंजाब का नहीं दिखाया, उन्होंने कहीं और का दिखाया है, शो किया है, और लिटिल बिट उन्होंने वो मूवी के अकॉर्डिंग उसमें चेंज किया है। बट उसके अंदर भी ये सेम ही दिखाया है कि केमिकल्स का यूज़ की वजह से, और वो जो राजस्थान के अंदर में एक जो बठिंडा से लेकर, और जो अगर हम बात करें कि बीकानेर के लिए एक ट्रेन भी चलती है वहाँ पे, बीकानेर में कोई ट्रस्ट है, उसके द्वारा कैंसर का जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसका ये बेसिकली जो बदला मूवी है इसके अंदर वो शो किया गया है। आप ज़रूर देखना कभी जब समय मिले। बेसिकली स्टूडेंट्स, आप इन मूवीज़ के थ्रू, इनके थ्रू आप काफ़ी कुछ समझ सकते हो। अगर आप प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, अगर आप एक्टिव होके देखने के पर्पज़ से देखो, तो अगर आप कहीं ना कहीं कुछ सीखने के पर्पज़ से आप देखो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने फार्मिंग से बारे में देखा, फार्मिंग में किस तरीके से चेंजेस आए हैं, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग हुआ है, डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स हैं उनको भी फार्मर्स उगाने लगे हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप की जो फार्मिंग की जो प्रैक्टिस हैं वो की जाती हैं हमारे कंट्री के अंदर में एंशिएंट समय से। हर एरिया के अंदर में जो आपको फार्मिंग की प्रैक्टिस है वो अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें कि कोई ड्राई स्टेट है तो वहाँ पे आपको बाजरा उगाया जाएगा, अगर खरीफ की क्रॉप है। अगर हम बात करें कि वहाँ पल्सेज उगाए जाएंगे, चने उगाए जाएंगे, तो ये सब वहाँ पे उगाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि दूसरा कोई एरिया है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है, तो वहाँ पे शुगर केन का प्लांटेशन भी किया जा सकता है। शुगर केन का प्लांटेशन के बाद में आप देखिए कि वहाँ पे उस तरीके से जो वीट हैं, कॉटन भी उगाई जाती है स्टूडेंट्स। जहाँ पे अच्छे से वाटर की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक हो, वहाँ कॉटन भी उगाई जाती है। इवन कॉटन का ऐसा ही नहीं है कि सदर्न इंडिया के अंदर में, बेसिकली महाराष्ट्र या गुजरात के अंदर ही उगाई जाती है, राजस्थान के अंदर भी कॉटन उगाई जाती है, हरियाणा के अंदर भी कॉटन उगाई जाती है, सदर्न हरियाणा जो है उसके अंदर काफ़ी कॉटन उगाई जाती है। अब हम बात करें जो प्रिमिटिव सब्सटेंस जो फार्मिंग है, देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि एंशिएंट समय से जो फार्मिंग की अलग अलग प्रैक्टिस की जाती हैं डिफरेंट पॉकेट्स में। प्रिमिटिव, अगर हम सब्सटेंस फार्मिंग की बात करें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात करें, तो स्मॉल पैचेज ऑफ द लैंड है, जिसमें यहाँ पे जो प्रिमिटिव टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए वहाँ पे जो कम्युनिटी हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जो वहाँ पे ट्राइब्स हैं जो रहते हैं, उनके द्वारा ये प्रैक्टिस की जाती है। ये इस टाइप की जो फार्मिंग की जो प्रैक्टिस की जाती है ये कम्प्लीटली डिपेंड होती है वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर में, और पानी के लिए जो डिपेंड होती है मानसून सिस्टम से, किस तरीके से पानी है वो वहाँ पे अवेलेबल होगा। इस एक्टिविटी को कभी कभी स्लैश एंड बर्न नाम की जो एग्रीकल्चर है वो भी बोला जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों बोला जाता है, इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। स्लैश एंड बर्न बेसिकली इसलिए बोला जाता है स्टूडेंट्स, फार्मर्स के द्वारा पहले किसी एग्रीकल्चर एरिया को यहाँ पे क्लीन किया जाता है। अगर वहाँ पे पेड़ उगे हुए हैं या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी है तो उसको क्लीन करने के बाद में, वहाँ पे पेड़ों को जलाने के बाद में वहाँ पे फार्मिंग की प्रैक्टिस की जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जब उनको लगता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो गई है, तो उसके बाद में ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, स्लैश एंड बर्न के रूप से भी इसको जाना जाता है। जो हमारी ये प्रिमिटिव, हमारे प्राचीन समय से जो सब्सटेंस फार्मिंग के रूप में इसको प्रैक्टिस को किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपको बहुत सारे हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है, उन एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा, और इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। स्टूडेंट्स, आपको ये नाम याद होने चाहिए। बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो होती हैं, जो NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज होती हैं, वहाँ पूछ लिया जाता है। UPSC भी इनके बारे में पूछ सकता है। सबसे पहले हम बात करें, आपको इसको जो है ना झूमिंग के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट हैं,
पमलाऊ के नाम से इसको मणिपुर में जाना जाता है, दीपा के नाम से बस्तर जो रीजन है छत्तीसगढ़ का, और अंडमान एंड निकोबार के अंदर में इसको जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, जो यहाँ पे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, उसको जाना जाता है। अगर हम बात करें झूमिंग, जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है उसी को झूमिंग कहा जाता है, और इसको अलग अलग कंट्रीज के अंदर भी परफॉर्म किया जाता है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट ट्राइबल पीपल्स तो हर जगह होंगे, प्रिमिटिव पीपल्स जो प्रिमिटिव सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो तो हर देश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मिल्पा के नाम से जाना जाता है मैक्सिको के अंदर में, सेंट्रल अमेरिका के अंदर इसको कोनोको के नाम से जाना जाता है, वेनेजुएला रोका के नाम से भी जाना जाता है, ब्राज़ील में मसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, इसके लद्दाख के नाम से इंडोनेशिया के अंदर इसको जाना जाता है, और रे इन द वियतनाम। तो स्टूडेंट्स ये जो नेम्स हैं ये आपको याद होने चाहिए कि कहाँ पे जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस को किस नाम से जाना जाता है। इंडिया में अगर हम प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन की बात करें, बेवार है, दहिया है, इसको मध्य प्रदेश में बोलते हैं। अगर हम बात करें पोडू एंड पेंडा इन द आंध्र प्रदेश, आप देखिए कि पोडू से रिलेटेड ही, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही एक रैंपा नाम की यहाँ पे जो रिबेलियन होती है, जिसको अल्लूरी सीतारामराजू उसको लीड करते हैं। रंपा नाम की जो रिबेलियन होती है, वहाँ पे जो पोडू है, जो पेंडू है, आंध्र प्रदेश में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसको बैन कर दिया जाता है। मद्रास जो प्रेसिडेंसी का एक एक्ट आता है, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882। अल्लूरी सीतारामराजू जो अभी प्रेजेंटली न्यूज़ के अंदर भी हैं, और ये बेसिकली पोडू नाम की जो एक्टिविटी थी उसी की वजह से उनको वहाँ पे जब बैन किया जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, वहाँ पे इसको पोडू बोलते हैं, तो इसको बैन करने के बाद में वहाँ पे लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है। इसके बारे में हमने मॉडर्न हिस्ट्री में भी रीड करेंगे। अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हमने काफ़ी बार इसको हमारी क्विज के अंदर भी डिस्कस किया है इसको, अल्लूरी सीतारामराजू को, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर में इनकी 125 जो बर्थ एनिवर्सरी गई है, वहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन हुआ था जुलाई के मंथ में। तो स्टूडेंट्स ये जो अलग अलग नाम से जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसको जाना जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें जहाँ जहाँ भी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो इसके बारे में आप ज़रूर से रीड करना और उसको याद करना अच्छे से, क्योंकि जो साउथ ईस्टर्न राजस्थान है उसको वहाँ पे वालरे के नाम से जाना जाता है, खील के नाम से हिमाचल बेल्ट में जानता है, कुरवा इन झारखंड, झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को जाना जाता है। सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है स्टूडेंट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का? यहाँ पे जो फॉरेस्ट का जो एरिया है वो डिक्लाइन होता है इनकी वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स फॉरेस्ट एरिया के अंदर में आप देखिए जो पेड़ हैं, पेड़ों को बड़ा होने में समय लगता है। ऐसा तो नहीं है कि पेड़ लगाए 2 महीने के अंदर बड़े हो गए और वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो फॉरेस्ट का जो एरिया है वो डेवलप हो गया। एक पेड़ को डेवलप होने में कम से कम 5 से 7 साल का समय लगता है, मिनिमम 5 to 7 ईयर का समय लगता है। उस तरीके का पेशेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से जो पेड़ों को ख़त्म किया जाता है स्लैश एंड बर्न के लिए, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है इन्वायरमेंट के पर्पज़ से। बट इसका एक बेनिफिट भी है कि वहाँ पे जब बर्न किया जाता है तो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लिटिल बिट यहाँ पे अप होती है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। उसके साथ वहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ही वहाँ पे प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी वो लोग माइग्रेट कर जाएंगे। स्टूडेंट्स इसके अलावा हमने जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस को देखा, इसके अलावा इंटेंसिव आपको सब्सटीटेंस जो फार्मिंग है वो देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स हम बात करें इंटेंसिव जो फार्मिंग है उसके बारे में बात करें, इंडिया के अंदर बेसिकली आपको पता है कि जो ज़मीन जितनी पाई जाती है वो नेक्स्ट जनरेशन में जब आते हैं तो इनहेरेंट जो प्रॉपर्टी के राइट्स होने की वजह से, राइट ऑफ इनहेरिटेंस होने की वजह से ये जो ज़मीन है ये डिवाइड होती है। आप देखिए कि इसकी वजह से जो ज़मीन है, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसके अंदर में यहाँ पे जो ज़मीन की होल्डिंग है किसी भी पर्सन के पास में वो बाइफर्केट हो रही है, वो कंटिन्यू डिवाइड हो रही है। इसकी वजह से ये जो इंटेंसिव फार्मिंग की जो प्रैक्टिस है ये की जाती है। इंटेंसिव फार्मिंग की प्रैक्टिस के बिहाइंड में बेसिक रीज़न ये है ज़मीन का कम होना और पॉपुलेशन का जो हाई पॉपुलेशन प्रेशर का उस एरिया के ऊपर क्रिएट होना। आप देखिए कि एक फार्मर है, उसके 2 बेटे हैं, फार्मर का हुआ डेथ तो उसके बाद में दोनों बेटों के अंदर डिवाइड होती है, दोनों बेटों के 2-2 बेटे होते हैं। अब आप देखिए कि
पहले एक फैमिली कम्प्लीटली इस ज़मीन के ऊपर डिवाइड थी, अब 2 फैमिलियां हैं अलग अलग पे डिवाइड हैं, तो नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, बट जो एग्रीकल्चर है, जो लैंड है, वो तो उतना ही है। तो इस वजह से जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस है इन एरियाज़ के अंदर में किया जाता है जहाँ लैंड के ऊपर में प्रेशर काफ़ी अधिक होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स समय के साथ में जो इरिगेशन एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, बायोकेमिकल फर्टिलाइज़र्स इंक्रीज़ हुए हैं, तो इनको यहाँ पे यूज किया जाता है, लेबर को यूज किया जाता है, लैंड होल्डिंग की जो साइज़ है वो डिक्लाइन हो रही है। तो इस वजह से जो प्रेशर हाई प्रेशर होने की वजह से हाई लेवल पे इस प्रैक्टिस को किया जाता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें एक थर्ड टाइप की जो फार्मिंग और होती है, प्रिमिटिव देखी हमने, इंटेंसिव देखी। अगर हम थर्ड टाइप की जो फार्मिंग है उसके बारे में बात करें तो ये कॉमर्शियल फार्मिंग है। स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल फार्मिंग प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो फार्मर्स की जो डिमांड है, जो फार्मर्स की इनकम ना होने की वजह से, क्योंकि सभी क्रॉप्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, सभी क्रॉप्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना होने की वजह से, इसके अलावा जितना इनको जो रिटर्न चाहिए वो रिटर्न नहीं मिल पाता है। आप देखिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कुछ लिमिटेड क्रॉप्स के ऊपर ही है, इसके अलावा जो रिटर्न है, रिटर्न ना मिलने की वजह से आप देखें कि प्रेजेंट समय में कॉमर्शियल जो प्रैक्टिस है, कॉमर्शियल जो फार्मिंग की प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। कॉमर्शियल प्रैक्टिस वो है कि अदर देन द जो ग्रेन्स हैं उनको ना यूज करते हुए ऐसी फार्मिंग की प्रैक्टिस को यूज़ किया जाए जिसमें जो रिटर्न है, मैक्सिमम जो पैसा है वो यहाँ पे जनरेट हो। अगर हम बात करें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर है कि मॉडर्न जो इनपुट हैं, जो टेक्नोलॉजी इनपुट हैं, उनको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, इन सबको यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे इन सब चीज़ों को यहाँ यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें कि डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन है एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स वेरी हो रही है हर रीजन के अकॉर्डिंग, हर रीजन के अंदर हमको प्रेजेंट समय में देखने को मिल रही है। जैसे आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा में जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं, जैसे राइस का। उड़ीसा के अंदर भी इस तरीके से इंक्रीज हुआ है, सब्सिस्टेंस क्रॉप्स का इंक्रीज हुआ है। तो इस तरीके से जो कॉमर्शियल फार्मिंग है इसका समय के साथ में, क्योंकि जो नॉर्मल फार्मिंग की प्रैक्टिस है उससे रिटर्न ना मिलने की वजह से हमारे जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा ऐसी एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस हैं उनको यहाँ पे किया जा रहा है जिससे उनको जो रिटर्न है, जो मैक्सिमम गेन है वो उनको प्राप्त हो सके। तो उसकी वजह से कॉमर्शियल जो फार्मिंग है ये कंटिन्यू इंक्रीज होगी स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें कि इसके अलावा स्टूडेंट्स प्लांटेशन है, प्लांटेशन को भी एक कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर रखा गया है। प्रेजेंट समय में आप देखिए बेर, अगर आपने सुने होंगे, बेर जो होते हैं, थाई बेर या एप्पल बेरी जो होते हैं, इनका जो फार्मिंग का प्रैक्टिस है सेमी एरिड एरिया में जैसे बाग लगा दिए जाते हैं और वहाँ पे जैसे आंवला का, अगर हम बात करें कि आंवला का जो फार्मिंग है, तो इस तरीके के जो पेड़ हैं, जो प्लांटेशन है वो सब की जाती है। इसको भी कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर में काउंट किया गया है। जिस टाइप ऑफ फार्मिंग एक सिंगल क्रॉप है उसको लार्ज एरिया के अंदर प्लांट कर दिया जाता है, काफ़ी समय के बाद में उसका रिटर्न मिलता है। जैसे इस एक साल में कोई एरिया के अंदर में, खेत के अंदर में बाग लगा दिया गया तो 4 से 5 साल बाद में आपको रिटर्न मिलेगा इसका। प्लांटेशन कवर्स द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द लैंड यूजिंग द कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ द माइग्रेंट लेबरर्स। ऑल द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इज यूज एज ए रॉ मटेरियल इन द रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। इनमें से कॉमर्शियल क्रॉपिंग में जो भी आपको प्राप्त होगा उसको आप कोई ना कोई इंडस्ट्री को सेंड करोगे, तो यहाँ पे जो रिटर्न होने के चांसेस हैं वो काफ़ी हाई हैं। स्टूडेंट, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट कॉमर्शियल फार्मिंग की जो प्रैक्टिस हैं वो की जाती हैं। जैसे आप देखिए कि टी है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर केन है, बनाना है, ये एक इम्पोर्टेंट प्लांटेशन की क्रॉप हैं। जैसे चाय की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आसाम और जो नॉर्दर्न बंगाल का एरिया है वहाँ पे इसको प्रैक्टिस को यूज किया जाता है। कर्नाटक के अंदर कॉफ़ी है, अरेबिका कॉफ़ी, रोबस्टा कॉफ़ी, अलग अलग टाइप से जो कॉफ़ी हैं वो उगाई जाती हैं। बाबा भूदान हिल्स हैं वहाँ पे कर्नाटका के अंदर में। तो ये इम्पोर्टेंट वहाँ पे प्लांटेशन की क्रॉप हैं, कॉमर्शियल क्रॉप भी हैं। और जब प्रोडक्शन ऑफ मेनली फॉर द मार्केट एज वेल एज द डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा होने की वजह से जो प्लांटेशन एरियाज़ हैं, जब प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्री मार्क्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो प्लांटेशन क्रॉप है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। आप देखिए कि ट्रांसपोर्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कीजिए हमारे कंट्री में आप इंक्रीज हुई हैं।
अगर हम गाँव से जो शहर का अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसी वजह से लॉन्च की गई थी। उस समय में हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के समय में लॉन्च किया गया था। मेनली जो फार्मर्स हैं अपनी क्रॉप हैं या अपने जो नियर बाई उनका जो सिटी है या टाउन है उससे वो कनेक्ट हो सकें, अपने जो भी उनका प्रोड्यूस है उसको सेल कर सकें, चाहे वो प्रोड्यूस डेयरी मार्केट से रिलेटेड हो। आप देखिए कि जो आसपास जो शहर होता है, कोई भी शहर की बात कर लीजिए, हम बड़े बड़े सिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े की सिटीज़ की बात कर लीजिए, वो भी ऐसे ही डिपेंड होते हैं। अगर छोटे छोटे कोई शहर होते हैं, कोई टाउन होता है, तो वो नियर बाई जो विलेजेज होते हैं उन्हीं के ऊपर डेवलप होगा, उन्हीं के ऊपर डिपेंड होगा। डेयरी प्रोडक्ट में लाइक अगर हम बात करें कि दूध है, लस्सी है या दही है, इन सब के लिए भी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनके लिए भी डिपेंडेंट वो आसपास से ही होता है। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो वहाँ नहीं उगाए जाते, इसके अलावा कहीं दूर से लाए जाते हैं, तो वो तो डेफिनेटली ऑल ओवर इंडिया इस तरीके के मार्केट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका डेवलप होने की वजह से जो प्लांटेशन भी कुछ ग्रो किया जाता है कहीं से, तो उसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे यहाँ पे जो क्रॉप हैं वो पाई जाती हैं, उनको अलग अलग लेवल के ऊपर डिवाइड किया जाता है। रबी क्रॉप हैं, सीजन वाइज जो क्रॉप उगाई जाती हैं, रबी क्रॉप है, खरीफ की क्रॉप है, और जैड है जो इनको बोला जाता है। जैड की अगर हम बात करें, इसमें वाटरमेलन है, ककम्बर है, मस्क मेलन है, इन सब के रूप में इनको काउंट किया जाता है। जो हमारे गर्मियों का सीजन होता है, अप्रैल से वो लेके और जून के समय में ये जो क्रॉप्स जो भी हमारे फल हैं, जो फ्रूट्स हैं जो उगाए जाते हैं, उनको जेड के अंदर में काउंट किया गया है। अगर हम बात करें रबी की, तो स्टूडेंट्स अक्टूबर नवंबर के समय में इनका जो ग्रोइंग सीजन शुरू होता है और इनको हार्वेस्ट किया जाता है। अप्रैल और मार्च का जो समय है वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग होता है। कोई ऐसे एरिया होते हैं जिनके अंदर में जल्दी पक जाती है फसल, क्योंकि वो मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट, जब भी आप ट्रैवल करो तो ज़रूर देखना। पंजाब के अंदर जो यहाँ पे जो क्रॉप का जो हार्वेस्टिंग होता है, वो हमेशा बैसाखी नाम का जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, उसी के बाद में वहाँ पे हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है। बट अगर आप राजस्थान और हरियाणा के अंदर देखोगे तो ये आपको मार्च के अंदर में, इवन फरवरी के लास्ट के अंदर भी, स्पेशल हम बात करें जो मस्टर्ड की क्रॉप है, वो उससे पहले उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, दिसंबर के अंदर, अक्टूबर से दिसंबर के समय में इनको उगाया जाता है, और ये अप्रैल के या जून के महीना, जून तो ये ज़्यादा बता दिया गया, जून तो होता नहीं है बेसिकली। अगर हम बात करें कि जो इसके अंदर जो रबी क्रॉप है, इसमें मैक्सिमम मार्च अप्रैल तक में इसको काट लिया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम बात करें कि ये जो क्रॉप्स हैं इनको लार्ज एरियाज़ में उगाया जाता है। अगर हम बात करें कि जो रबी की क्रॉप है, रबी की क्रॉप के समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि मावठ जो होती है, मावठ मीन्स द सर्दियों में जो बारिश होती है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कभी कभी सर्दियों के अंदर जो बारिश है वो देखने को मिलती है स्टूडेंट्स। और उस बारिश है जो क्रॉप के यहाँ कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप के पकने के लिए, क्रॉप के ग्रो होने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश होती है सर्दियों के अंदर में, तो ये हमको रबी की क्रॉप के अंदर देखने को मिलती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो कभी कभी यहाँ पे बारिश है विंटर के अंदर में। और ये स्टूडेंट्स सही होती है क्रॉप के लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। अगर हम बात करें कि बारिश उस समय में आती है जब जो फसल है वो पक चुकी है, जब बिल्कुल पक चुकी है फसल, उस समय में अगर बारिश आती है तो फसल के लिए नुकसान उस वहाँ पे होता है। जैसे आप देखिए कि प्रेजेंट समय में हम अभी लास्ट वीक चल रहा है हमारा, सितंबर का लास्ट वीक के अराउंड हैं हम, लास्ट 10 डेज में। तो अब सितंबर के इस समय में जो अगर हम बात करें जो मिलेट्स की जो क्रॉप है, मिलेट्स की जो क्रॉप है, जो बाजरा जो होता है, बाजरा इस समय में हार्वेस्टिंग का समय है उसका। तो अगर इस समय में बारिश अगर कहीं देखने को मिलती है या कहीं हार्वेस्टिंग चल रही है, तो वो उस फसल के लिए काफ़ी ख़राब होता है, जो फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। उसका कलर चेंज हो जाएगा, या हो सकता है कि जितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। तो काफ़ी जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, इवन द वेस्ट इसके लिए भी बेसिकली कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स,
कि जैसे ही हार्वेस्टिंग की जाती है, फसल को काटा जाता है, तो उसके बाद में आप देखिए कि प्रेजेंट समय में विंटर का समय होता है, जिसमें जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन हो जाता है। जो टेम्परेचर डिक्लाइन होता है वो तो उसके लिए तो बहुत सारे ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स आ गए हैं कि उसको क्रॉप है उसको ढक देना। वाटर के लिए अगर हम बात करें कि जो जो रूट के अंदर में जो पानी जाता है कि लेस पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आए हैं। तो इस तरीके का भी कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे जो अपना जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको कवर किया जा सके बारिश के समय में, जो हार्वेस्टिंग के समय में जो बारिश होती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने देखा कि रबी की क्रॉप जो सर्दियों में उगाई जाती है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था इससे, रबी की क्रॉप में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रबी की क्रॉप होती है, ये कुछ क्रॉप्स के नाम दे दिए गए, इनमें पूछ लिया ये कौन सी जो क्रॉप है वो रबी की क्रॉप है। अगर हम बात करें स्टूडेंट जो खरीफ की क्रॉप है, खरीफ की क्रॉप का जो समय होता है वो थोड़ा कम होता है स्टूडेंट। ये हमको देखने को मिलती है जैसे ही मानसून का ऑनसेट होता है, पहली बारिश होती है मानसून की, तो उसी समय इसको उगाया जाता है। उसके बाद भी इसका अगर हम बात करें हार्वेस्टिंग, या हमको सितंबर अक्टूबर के समय देखने को मिलेगी। और जो क्रॉप यहाँ पे उगाई जाती हैं, पैडी है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, तूर जिसको अरहर बोलते हैं, मूंग है, उड़द है, कॉटन है, जूट है, ग्राउंड नट है एंड सोयाबीन है। ये इम्पोर्टेंट क्रॉप हैं जो यहाँ पे उगाई जाती हैं। अगर हम बात करें आसाम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, कोस्टल एरियाज़ के अंदर, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी जगह जहाँ पे उगाई जाती हैं। पैडी की अगर हम बात करें, पैडी पॉपुलर क्रॉप बन चुकी है प्रेजेंटली पंजाब और हरियाणा के अंदर में। और स्टेट लाइक द आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, दीज 3 क्रॉप ऑफ द पैडी आर ग्रोन इन ए ईयर। 3 तरीके की पैडी यहाँ पे उगाई जाती है, ओस, अमन एंड बोरो। इस तरीके की ये पैडी के नेम हैं, तो ये कभी पूछ लिए जा सकते हैं ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं। तो ये पैडी की क्रॉप हैं जो यहाँ पे उगाई जाती हैं स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि जेड की क्रॉप क्या है, ये बेसिकली रबी और जो खरीफ का जो सीजन है इसके समय में उगाई जाती है, स्पेशल समर मंथ के समय में। वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, इसके अलावा अगर हम बात करें ककम्बर है, वेजिटेबल है, फोडर क्रॉप है। फोडर क्रॉप भी उगाई जाती है। आप देखिए कि समर के समय में कोई ग्रीनरी नहीं होती है, तो उस समय में जो फार्मर्स की जो ग्रीन खाना है उनको देने के लिए जो बेसिकली फोडर है उसको भी उगाया जाता है, जिसमें बेसिकली जो बाजरा या बाजरी बोलते हैं, ऐसे कुछ लोकल लेवल पे उसको आप हरियाणा, राजस्थान या पंजाब में बात करोगे, इन तीनों एरियाज़ के अंदर इस नाम से उसको बोला जाता है। शुगर केन ऑलमोस्ट कई जगह कम्प्लीटली ईयर उगाया जाता है। वो इस तरीके से उगाया जाता है स्टूडेंट्स कि ये कम्प्लीटली एक शुगर केन की क्रॉप है। आपको फिर इसको काट लिया जाएगा, फिर उसके बाद में ये सेकंड है, ये उगेगा इतना, इसकी हाइट डिक्रीज होती जाएगी समय के साथ में, फिर इसको काट लिया जाएगा, फिर ये तीसरा आएगा जिसकी हाइट और कम होगी। तो एक ही क्रॉप को 2-3 टाइम्स है वो कट कर यूज़ किया जाता है। इसको जब कट किया जाता है, ऐसा नहीं है ज़मीन से कट नहीं किया जाएगा। जैसे ये देखिए, ये ज़मीन का हिस्सा है, तो इसको यहाँ से थोड़ा अबाउ से उसको कट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से कहीं कहीं ये इस तरीके से जो शुगर केन है उसका यहाँ पे हार्वेस्टिंग किया जाता है, उसको इस तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कुछ क्रॉप्स की, तो जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करें राइस की। राइस एक स्टेबल फूड है इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो राइस को डेली स्टेबल फूड के रूप में यूज़ करते हैं। हमारे कंट्री में जो हमारा कंट्री जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का वर्ल्ड के अंदर में, चाइना के बाद में। चाइना इसके अंदर नंबर 1 है। चाइना के द्वारा सबसे ज़्यादा जो राइस है उसका यहाँ पे बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है। ये खरीफ की क्रॉप है जो हाई टेम्परेचर इसको चाहिए, ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट इसको चाहिए। इसकी वजह से आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा में जो यहाँ पे उगाई जाती है, यहाँ पानी फिल होता है कम्प्लीटली, पानी फिल होना, और इसकी वजह से जो ह्यूमिडिटी वाला एक इन्वायरमेंट है वो वहाँ पे क्रिएट होगा। तो हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर के आसपास, और इन दिस एरिया द लेस रेनफॉल इट ग्रो विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन। और ये यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के अंदर में, हरियाणा के अंदर भी अगर स्पेशली हम बात करें स्टूडेंट्स, जो नॉर्दर्न हरियाणा है, नॉर्दर्न हरियाणा
पानीपत, सोनीपत, झज्जर से जो अबाउ नॉर्दर्न एरिया में है, जिसमें आप हिसार का बात कर लीजिए, जींद है, इस तरीके के जो एरियाज़ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अंदर उगाया जाता है। अगर आप बात करोगे कि जो सदर्न हरियाणा है, जिस राजस्थान से टच करता हुआ जिसका कल्चर है और कम्प्लीटली जो इन्वायरमेंट भी है उसी तरीके का है, तो वहाँ पे नहीं उगाया जाता इसको। वहाँ पे बाजरे की जो क्रॉप है वो उगाई जाती है, जिसके अंदर आप जो सदर्न हरियाणा की बात करें, जो गुड़गांव है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, ये सब एरियाज़ हैं, यहाँ पे नहीं किया जाता है जो राइस का जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो नहीं की जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो राइस है वो प्लेन्स में उगाया जाता है, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, कोस्टल एरियाज़ में, डेल्टिक जो रीजन्स हैं जिसमें सुंदरबन डेल्टा है हमारा, वहाँ पे भी इनको उगाया जाता है। कैनाल इरीगेशन का डेवलपमेंट होने के साथ ही लेस रेनफॉल वाले एरिया के अंदर भी, क्योंकि वहाँ पे पानी का अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छा है, इसकी वजह से पंजाब के अंदर में, हरियाणा के अंदर में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान का ये कौन सा पार्ट है स्टूडेंट, आप पंजाब के टच करता हुआ जो पार्ट है, हाँ, राजस्थान काफ़ी एरियाज से हरियाणा और पंजाब को टच करता है। आप देखिए कि इधर से जो यहाँ पे जो हनुमानगढ़ एंड द श्रीगंगानगर का जो एरिया है राजस्थान में, तो वहाँ पे कैनाल का इरिगेशन काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। उसकी वजह से यहाँ जो हम बात करें कि जो राइस है उसका वहाँ पे अच्छे से कल्टीवेशन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सेकंड क्रॉप है वो है वीट है, गेहूँ है, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है, मेन फूड क्रॉप है इंडिया के अंदर में। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट है हमारे कंट्री का, वहाँ रबी एरिया में इसको उगाया जाता है। अच्छा, इसको सनशाइन चाहिए ग्रोइंग समय में, राइपनिंग समय में 50 से 75 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल इसको इवनली इसको चाहिए सीज़न के समय में। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से काफ़ी अच्छी बारिश हो जाती है, काफ़ी दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा बारिश होती है, कभी कभी 10-15 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा सर्दियों के अंदर में, तो उसकी वजह से इसको ये इस तरीके से इसके जो पकने में काफ़ी अच्छा हेल्प करती है। टू इम्पोर्टेंट वीड्स ग्रोइंग यहाँ पे जोन्स हैं, एक तो गंगा और सतलुज का जो प्लेन एरिया है उसको माना गया है वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर में, एंड इसके अलावा जो सदर्न में ब्लैक सॉइल वाला जो रीजन है वहाँ पे भी जो वीट है उसको यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है स्टूडेंट्स। तो दो इसके इम्पोर्टेंट रीजन है ऊपर का, एक तो हमारा नॉर्दर्न इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो रिवर्स का एरिया है, जो सतलुज से लेकर जो पंजाब में जो सतलुज है, इधर ब्रह्मपुत्र के बीच का जो एरिया है जिसके अंदर राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है, मध्य प्रदेश का एरिया भी है, यूपी, बिहार, ये सब एरियाज़ हैं, इन सब के अंदर उगाया जाता है। इसके अलावा जो सदर्न में जो ब्लैक ट्रैप जिसको बोला जाता है, ब्लैक सोइल का जो एरिया है, वहाँ पे भी जो वीट की जो प्रैक्टिस है वो की जाती है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट मिलेट्स की। प्रेजेंट समय में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2023 का जो ईयर है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में डिक्लेयर करवाया गया यूनाइटेड नेशन के अंदर में। स्टूडेंट्स, आप देखें कि मिलेट्स जो हैं, जो मिलेट्स हमारे जो 2-3 जनरेशन से पहले जो हमारे लोग थे हमारे फैमिली के अंदर में, वो लोग मिलेट्स का काफ़ी अच्छा यूज़ किया करते थे उनकी डे टू डे लाइफ में। स्टूडेंट्स, जो मिलेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। आयरन का आप सोर्स देख लीजिए, आप देखिए कि जो बाजरा है, बाजरा जो बेसिकली ये उगाया तो कुछ ही एरियाज़ में जाता है, जैसे राजस्थान है, कुछ एरिया हरियाणा का है, कुछ अगर हम बात करें कि इसको यूज़ किया जाता है जो डाइट के अंदर में, वो भी कुछ ही एरियाज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए भी। आपको स्टूडेंट ज़रूर यूज करना चाहिए। पंजाब हरियाणा के अंदर में और राजस्थान के अंदर में बाजरा काफ़ी अच्छे से यूज किया जाता है। सर्दियों के अंदर इसको ज़रूर यूज करना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। बेसिकली आयरन का सोर्स है एक, तो आप देखिए। इसके अलावा आप देखिए कि ज्वार जो है वो आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र के अंदर में, ज्वार काफ़ी अच्छे से उगाई जाती है। ज्वार यहाँ पे अगर हम बात करें, जो पंजाब हरियाणा का रीजन है, राजस्थान का जो रीजन है, यहाँ भी उगाई जाती है ज्वार। बट इस रीजन के अंदर आपको एक देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि ज्वार जो बेसिकली उगाई जाती है वो यहाँ पे जो फोडर के रूप में उगाई जाती है। फोडर के रूप में किस तरीके से कि यहाँ पे ज्वार को यूज किया जाता है, जो मवेशी होते हैं, जो पशु होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। रागी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रागी बेसिकली कर्नाटका का जो रीजन है वहाँ उगाया जाता है।
हाईली न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है इन जो क्रॉप्स हैं इन ग्रेन्स की। इसके अलावा स्टूडेंट्स रागी है जो आयरन के अंदर काफ़ी रिच है, कैल्शियम अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, रफेज हैं। ज्वार है जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है एरिया के प्रोडक्शन की वजह से। इट इज़ ए रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मोइस्ट एरिया विच हार्डली नीड द इरीगेशन। मोस्टली जो ज्वार है वो प्रोड्यूस होती है महाराष्ट्र के अंदर में, कर्नाटका के अंदर में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। ज्वार की बात करें स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के अंदर ज्वार की एक रोटी भी बनती है, उसको बोलते हैं भाकली या कुछ ऐसे नाम से बुलाया जाता है। अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हो तो कभी आप महाराष्ट्र जो भवन होते हैं ना, स्टेट भवन जो होते हैं, तो वहाँ पे कभी जाइए आप, वहाँ पे जो आपको मराठी जो खाना है वो खिलाएंगे, जिसके अंदर इसको कुछ बोला जाता है, ज्वार की जो रोटी होती है उसको भाकरी बोला जाता है, भाकली बोला जाता है इस तरह से। अगर हम बात करें कि जो बाजरा है नॉर्दर्न इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, ज्वार है जो आपको मिडिल वाला एरिया है उसके अंदर देखने को मिलेगी, और रागी आपको सदर्न इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 को यहाँ पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डिक्लेयर भी किया गया है, और बॉडी के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। पानी भी इतना नहीं चाहिए इनके अंदर में, मिनरल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको भी अपनी डेली जो डाइट है उसके अंदर यूज़ करना चाहिए, अगर आप घर पे ऊपर रह रहे हो या घर पे रह के यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाजरा की, बाजरा जो सैंडी सॉइल के अंदर उगाया जाता है, ब्लैक सॉइल जो होती है, सैलो ब्लैक जो होती है। अगर हम बात करें राजस्थान है, उत्तर प्रदेश के भी कुछ एरियाज़ के अंदर उगाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, इन सब एरियाज़ के अंदर जो बाजरा है वो काफ़ी अच्छे से उगाया जाता है। रागी एक क्रॉप है जो ड्राई रीजन की है, ग्रो वेल ऑन द रेड एंड ब्लैक सॉइल, सैंडी, लोमी एंड द सैलो जो ब्लैक सॉइल है वहाँ पे। रागी की अगर हम बात करें, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो हमारे कुछ हिली एरियाज़ भी हैं, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे रागी है वो काफ़ी अच्छे से उगाई जाती है स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें कि पल्सेज हैं जो हमारे जो प्रोटीन है, प्रोटीन का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे लिए। तो पल्सेज का जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूस की जाती हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर की जाती है, इंडिया के अंदर। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो चने होते हैं, जो ग्राम जो होते हैं, उनका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर, जो हम बात करें जो ग्रीन कलर से जो ग्रीन ग्राम जिनको बोला जाता है, मूंग जो होते हैं, तो उनका भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से उगाया जाता है। इसके अलावा हम महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक का जो रीजन है वहाँ पे उगाया जाता है। इसके अंदर में तिल भी आते हैं स्टूडेंट्स, तिल के जो लड्डू बनते हैं सर्दियों के अंदर में। इस तरीके काफ़ी कुछ है पल्सेज के अंदर में। तो पल्सेज जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया एंड कंज्यूमर भी है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करता है। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियन जो डाइट के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वेजिटेरियन डाइट्स के लिए। इसके अलावा जो पल्सेज जो इंडिया में जो पल्सेज जो उगाई जाती हैं, अरहर की जो दाल बनती है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, पी है, ग्राम है, ये कुछ हमारे पल्सेज हैं जो मैक्सिममली यहाँ उगाई जाती हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेज आर ग्रोन इन द खरीफ एंड रबी सीजन? तो स्टूडेंट्स ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपको जितना भी एग्रीकल्चर का नॉलेज है, खेती बाड़ी का कितना नॉलेज आपको, उसके अकॉर्डिंग आप बनाना कि रबी में कौन सी उगाई जाती है और खरीफ में कौन सी उगाई जाती है। अब आप देखिए जो चने की जो क्रॉप है, चना जो होता है, जो ग्राम जो होता है, वो रबी के अंदर उगाया जाता है, सरसों के साथ में उगाया जाता है हमारे तो खेतों के अंदर में। तो जो ग्राम है वो रबी के अंदर आएगा। इसी तरीके से मूंग है वो यहाँ पे खरीफ के अंदर आता है। जो मूंग की जो फसल होती है, मूंग की जो है वो यहाँ पे खरीफ के अंदर उगाया जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कौन सी जो क्रॉप है वो कौन से समय में, कौन से सीजन के अंदर उगाई जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें कि कुछ और भी ग्रेन्स हैं जो अदर देन द फूड क्रॉप के अलावा कुछ ऐसे ग्रेन्स हैं उनको भी उगाया जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शुगर केन। शुगर केन का सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ट्रॉपिकल एज वेल एज द सब ट्रॉपिकल एरिया होने की वजह से ये इन एरियाज़ में उगाई जाती है। हॉट एंड ह्यूमिड इसको क्लाइमेट चाहिए, 21 से 27 डिग्री इनका टेम्परेचर होना चाहिए, 21 से 27 डिग्री। रेनफॉल 75 से 100 के बीच में चल जाएगा, इतना ही रेनफॉल एनफ है इनके लिए। इरिगेशन के लिए आपको जो लो रेनफॉल वाले जो रीजन्स हैं वो रिक्वायर्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो वैरायटी ऑफ सोइल है जहाँ पे ये उग सकता है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राज़ील के बाद में। मेन सोर्स ऑफ शुगर है, जो जैगरी है, जो गुड़ है, इसके अलावा जो खांड है, मोलेसेस हैं, ये हमारे बायोफ्यूल के अंदर भी इनको यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर यूज़ किया जाता है इनको।
स्टूडेंट्स, हम जो शुगर केन से बेस्ड जो इंडस्ट्री हैं, जैसे आप देखिए पल्सेस के बेस जो एग्रो फूड की जो इंडस्ट्री हैं, और फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग जो हमारा मेंस के अंदर टॉपिक भी है, तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल से रीड करेंगे। आपके लिए एक सेपरेट सीरीज अब जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको हम यहाँ पे आपके लिए अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से रीड कर लेना इनको। तो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, जो शुगर केन है, जो गन्ना जो होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं डे टू डे लाइफ में। आप देखें कि आप इन सब की चीज़ों को यूज़ करते हो। सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस किया जाता है यूपी के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर यूज़ किया जाता है, वो वहाँ पे पानी का अवेलेबिलिटी होने की वजह से, और ये आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न यूपी के अंदर और वेस्टर्न यूपी के अंदर। आप देखिए कि जब अगर आप उत्तर प्रदेश को देखते हो तो ईस्टर्न यूपी जो है, बलिया है, इस तरीके का बस्ती है, बलिया है, इस तरीके के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ईस्टर्न यूपी में हैं। वेस्टर्न यूपी जो यहाँ पे जो राजस्थान के थोड़ा टच में है, दिल्ली के टच में है, पंजाब के टच में है, हरियाणा के टच वाला जो वेस्टर्न यूपी है, जैसे इसमें मेरठ है, बागपत है, शामली है, बड़ौत है, ये सब कुछ एरियाज़ हैं। इन सब एरियाज़ के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। सेंट्रल यूपी के अंदर आपको इतना जो शुगर केन है वो उगाते हैं लोग, पर इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के ऊपर में, इतनी ज़्यादा जो हम बात करेंगे संख्या के ऊपर आपको नहीं देखने को मिलेगा शुगर केन। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र तो कम्प्लीटली वहाँ पे शुगर मिल्स भी काफ़ी अच्छी हैं, और जहाँ जहाँ शुगर उगाया जाएगा वहाँ पे आपको शुगर मिल भी देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। इनसे रिलेटेड भी कुछ प्राइज होते हैं, तो उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब इससे रिलेटेड लेक्चर हैं उसको वहाँ पे हम जब करेंगे, उस समय में अपलोड करेंगे, तो आपके लिए जब लेक्चर बनाएंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि शुगर केन से रिलेटेड कौन सी प्राइज होती हैं। जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो वीट के लिए है, इन सब के लिए हैं, तो हमारे क्रॉप्स के लिए, तो उन शुगर केन सेक्टर में, शुगर केन इंडस्ट्री में जो प्राइस का जो सिस्टम है वो क्या है, उनके बारे में। इसके अलावा कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा में भी यमुनानगर का जो एरिया है वहाँ पे शुगर केन उगाया जाता है। स्टूडेंट्स, पंजाब के अंदर भी उगाया जाता है शुगर केन। पंजाब के अंदर में मैंने खुद ने देखा है, जालंधर का जो एरिया है, जालंधर है, इवन हम बात करें कि जालंधर अमृतसर की तरफ आप जाते हो तो वहाँ पे शुगर केन है, लुधियाना का एरिया है वहाँ भी शुगर केन है, उसको उगाया जाता है पंजाब के अंदर भी। इसके अलावा बात करें स्टूडेंट, जो ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया बाहर के जो यहाँ पे ऑयल को, यहाँ अगर हम बात करें कि इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है। इसकी वजह से प्रेजेंट समय में इंडिया के अंदर ऑयल को जो प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं वो भी लॉन्च किए गए हैं। 2018 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंड नट के ऊपर में। जो मूंगफली होती है, मूंगफली हमारे एरिया के अंदर भी उगाई जाती है मूंगफली। बेसिकली अगर हम बात करें कि जो मूंगफली के लिए स्टूडेंट्स ऐसा है कि जो मिट्टी है वो काफ़ी रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। मूंगफली अगर आपको उगानी है तो उसके लिए जो मिट्टी है वो रेतीली होनी चाहिए, और ये जो ऑयल है उसका सोर्स है। बट ऑयल के लिए हमारे इंडिया के अंदर में मस्टर्ड ऑयल सबसे सही है स्टूडेंट्स। अगर आप हेल्थ के पर्पज़ से भी देखोगे तो जो सरसों का जो तेल होता है वो सबसे सही होता है, सबसे प्यूरीफाई होता है। आप अगर पॉसिबल हो तो सरसों का तेल ही यूज कीजिए। तो ऑयल जो सीड्स हैं, ऑयल के इनको सबको उगाया जाता है। मस्टर्ड है, इसके अंदर सोयाबीन है, कोकोनट ऑयल भी है जो कोस्टल एरियाज़ में इंडिया में काफ़ी प्रोड्यूस होता है। इनके बेस जो रॉ मटेरियल है उसको सोप इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक में, इन सब इंडस्ट्रीज़ के अंदर में इनका जो रॉ मटेरियल है इस ऑयल इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो उस वहाँ भी इनको यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इंडिया को अभी यहाँ पे कुछ टारगेट भी है, कि इंडिया का कुछ टारगेट है कि ऑयल सेक्टर में कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टारगेट है। तो उसके बारे में आप जब रीड करो या गूगल करो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि हमने जो ऑयल सेक्टर के अंदर कौन कौन सी स्कीम है जो लॉन्च की है अभी रिसेंटली, और हमारा जो क्या टारगेट है कि किस तरीके से हमको ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको करना है इंक्रीज़। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसके अलावा चाय है। चाय का जो कल्टीवेशन इंडिया के अंदर में ब्रिटिश पीपल्स के द्वारा स्टार्ट किया गया, इनिशिएट किया गया। एक अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें कि जो कॉमन मैन के लिए सबसे बड़ा जो एक
इजी थिंग होती है। लेट्स हैव ए कप ऑफ द टी। आप कभी भी नॉर्मल समय में चाय है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये आपको ऐसे एरियाज़ के अंदर उगाया जाता है चाय का। बेसिकली आप देखिए कि स्लोपी जो एरिया होते हैं जहाँ पे, जैसे आप देखिए कि ये एरिया है, यहाँ पे चाय का इस तरीके से यूज किया गया, यहाँ पे चाय उगाई जाती है। चाय को बेसिकली क्या चाहिए स्टूडेंट्स कि खूब सारा पानी होना चाहिए। रेनफॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से या खूब सारा जो पानी है वो यहाँ पे होना चाहिए, बट पानी जो है वो स्टैगनेंट नहीं होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए इसकी रूट्स के अंदर में। पानी बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे खूब पानी गिरे, और पानी गिरने के बाद में वो निकल जाए, स्टैगनेंट नहीं होना चाहिए इसकी रूट के अंदर में, क्योंकि इसकी रूट के अगर स्टैगनेंट हो जाता है टी के अंदर में पानी, टी के प्लांट के अंदर में, तो वो प्लांट है वो ख़राब हो जाता है। इस वजह से आपको जो टी का जो प्लांटेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ऐसे जो हिली एरियाज़ हैं, जो स्लोपी एरिया हैं, जैसे दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग की जो चाय है वो इंडिया के अंदर पहला जीआई टैग उसी को मिला था। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ की जो चाय है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो स्टूडेंट्स जो टी है, टी का कल्टीवेशन एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का, और ये इम्पोर्टेंट ब्रीवरेज है जो क्रॉप प्रोडक्शन जिसको इंडिया में यूज़ किया जाता है। ब्रिटिश के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया, बाद में प्रेजेंट समय में जो इंडियंस हैं उनके द्वारा इसको ओवन, इंडियन ओवन जो टी प्लांटेशन वो किया गया है। इंडियंस को बहुत सारों को जो आप देखिए गिरमिटिया कंट्रीज़ हैं, वो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर में ब्रिटिश पीपल्स हैं जो इंडियंस को लेके जाते थे एज ए लेबर के रूप में वहाँ पे टी प्लांटेशन को स्टार्ट कराने के लिए। तो टी प्लांटेशन आपको ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जो एरिया हैं उन क्लाइमेट्स के अंदर देखने को मिलेगा। डीप एंड फर्टाइल वेल ट्रेंड सॉइल होना चाहिए, ह्यूमस अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होना चाहिए, मीन्स द फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। टी बुशेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री वाटर, मॉइस्ट फ्री इनको समय चाहिए, कुछ मॉइस्ट फ्री समय के बेसिकली उगने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉइस्ट फ्री ईयर होना चाहिए, फ्रिक्वेंट शावर्स होनी चाहिए, बारिश काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्री बेसिकली एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, काफ़ी सारे लोग चाहिए, जो चीप लेबर का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टी उगा रहे हो, ऐसा नहीं है कि लेबर को आप इतना पैसा दे दो कि हो सकता है उतना आपको प्रोड्यूस से आपको रिटर्न ही ना हो, तो इसलिए लेबर का जो अवेलेबिलिटी हो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इंडिया के अंदर जो टी है वो उगाई जाती है, अगर हम उसकी बात करें आसाम हिल्स जो हैं, जो आसाम हिल्स का एरिया है, मेघालय है, त्रिपुरा है, यहाँ पे टी का प्लांटेशन काफ़ी अच्छे से किया जाता है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत, चाइना के बाद में। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट, सेकंड जो टॉपिक है वो है कॉफ़ी के बारे में। अरेबिका कॉफ़ी है, वेरीड इनिशिएटली ब्रॉट फ्रॉम द यमन से इसको लाया गया था, कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। भारत के अंदर जो बाबा भूदान हिल्स हैं, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु जो एरिया है नीलगिरी का, वहाँ पे जो कॉफ़ी है उसका जो प्लांटेशन है, उसका जो बेसिकली हम बात करें कि उसको वहाँ पे काफ़ी अच्छे से उगाया जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में। हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्या होती हैं? 2018 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में। वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स। ये न्यूट्रिशन का हमारी जो डाइट है उसका पार्ट है। डेली आप देखिए कि आप एक या दो फ्रूट कोई ना कोई तो आप यूज़ करते होंगे। तो इस तरीके से हॉर्टिकल्चर क्रॉप है और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल भी है इंडिया के अंदर में हॉर्टिकल्चर को उगाने के लिए। इंडिया प्रोड्यूस ट्रॉपिकल एज वेल एज द टेम्परेट जो फ्रूट्स हैं, जैसे सबसे आप देखिए कि मैंगो हैं, महाराष्ट्र में उगाए जाते हैं। मैंगो तो उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, लंगड़ा मैंगो होते हैं, डिफरेंट काइंड के मैंगो होते हैं स्टूडेंट्स। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एक केसर नाम का मैंगो होता है जो यहाँ गुजरात से आता है। तो इस तरीके से कौन से एरिया के अंदर कौन सा मैंगो है वो उगाया जाता है। अगर आपको लिटिल बिट इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स इनके बारे में। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, वहाँ भी मैंगो उगते हैं। उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल का एरिया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो ऑरेंज हैं वो नागपुर की फेमस है। जैसे जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पे फ्लोरिडा नाम का एक रीजन है। तो फ्लोरिडा के अंदर सबसे अच्छी जो ऑरेंज हैं वो उगती हैं। तो यहाँ पे नागपुर के अंदर ऑरेंजेज हैं, चेरापूंजी के अंदर भी उगाई जाती हैं। बनाना जो केरला के अंदर आते हैं, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु के अंदर। लीची एंड गुआवा उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। लीची से रिलेटेड भी एक कंट्रोवर्सी थी कि बहुत सारे बच्चे जो जहाँ पे लीची उगाई जाती हैं वो बच्चे सुबह उठते ही लीची खा लेते हैं।
तो उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा ये इशू है 2019 के अंदर काफ़ी ज़्यादा चला था कि बहुत सारे बच्चों की डेथ होने लग गई थी इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर के जो पीपल्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको इतना न्यूट्रिशियस फूड ना मिलने की वजह से स्टूडेंट्स, वो बच्चे सुबह उठते ही लीची का जो है लीची को यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद में उनका जो कंडीशंस है वो इस तरीके से कुछ डैमेज होने लगा। उसके बिहाइंड में क्या रीज़न था अभी तक पता नहीं लगा है। मैक्सिमम उस समय में जितने भी एक्सपर्ट थे उन्होंने बताया था कि लीची को टू मच कंज्यूम करने की वजह से सुबह सुबह इनका जो हेल्थ है वो ख़राब हुआ था। इसी तरीके से केरला से भी एक इशू था स्टूडेंट, 2018 के समय एक वायरस है उसका स्प्रेड हुआ था और केरला से जो बनाना आ रहे थे उनको यूज़ नहीं किया गया था। तो इस तरीके के जो काफ़ी कुछ जो डिजीज़ हैं वो स्प्रेड होती रहती हैं। फिर इसके अलावा पाइनएप्पल की बात करें जो मेघालय के अंदर, ग्रेप्स की बात करें आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, एप्पल्स की बात करें, इसके अलावा पियर्स की बात करें, ये सब आपको जम्मू एंड कश्मीर या जो कूल एरिया हैं, जो ठंडे एरिया हैं वहाँ देखने को मिलेंगे। जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, तो इनकी जो डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड भी रहती है। इंडिया एक्सपोर्ट भी काफ़ी करता है इसके अंदर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। और हॉर्टिकल्चर सेक्टर से रिलेटेड इंडिया ने चमन मिशन है वो जो लॉन्च किया था, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम है वो लॉन्च की गई चमन मिशन। इंडियन हॉर्टिकल्चर मिशन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन भी लॉन्च किया गया, क्योंकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में एक तो इंडिया के अंदर पोटेंशियल काफ़ी अच्छी है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें कि जो प्रेजेंट समय में कुछ ऐसी नॉन फूड क्रॉप हैं उनको भी उगाया जाता है भारत के अंदर में। हमने देखा कॉमर्शियल क्रॉप के बारे में, हमने फूड क्रॉप के बारे में देखा, हमने देखा कि किस तरीके से जो प्लांटेशन क्रॉप हैं वो भी एक फूड क्रॉप ही हैं। आप फ्रूट्स इन सबको यूज़ करते हो। कुछ ऐसी क्रॉप भी हैं जिनको यहाँ पे नॉन फूड क्रॉप के रूप में उगाया जाता है, तो उनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। नॉन फूड क्रॉप में सबसे पहले होती है जो रबर की क्रॉप है। ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर द जो स्पेशल कंडीशंस हैं ये कुछ ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी उगाई जाती है। इसको बेसिकली मॉइस्ट जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो चाहिए, मॉइस्ट वाली कंडीशन चाहिए, ह्यूमिड एरिया होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो 25 से अबाव होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अबाव हो। रबर एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी है। केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार का जो एरिया है एंड गारो हिल्स जो हैं मेघालय के अंदर, वहाँ पे इनको उगाया जाता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा कुछ फाइबर क्रॉप हैं जैसे कॉटन है, जूट है, इसके अलावा हेम्प है एंड नेचुरल सिल्क है। ये कुछ 4 मेजर फाइबर क्रॉप हैं जिनको भारत के अंदर उगाया जाता है। अगर हम इम्पोर्टेंट जो फाइबर क्रॉप की बात करें स्टूडेंट, तो आप देखिए कि जो कॉटन है, कॉटन बेसिकली हमको महाराष्ट्र और जो गुजरात का एरिया है वहाँ उगाने के लिए देखने को मिलता है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, यहाँ भी उसको उगाया जाता है कॉटन को। कॉटन के लिए बेसिकली रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाई टेम्परेचर इसको चाहिए, रेनफॉल का इरिगेशन है वो भी लाइट होना चाहिए, 210 दिन इसको फ्रोस्ट फ्री डे चाहिए, फ्रोस्ट नहीं होना चाहिए। वैसे भी ये खरीफ की क्रॉप है तो फ्रोस्ट होने के जो चांसेज हैं वो काफ़ी कम हैं और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ टेक्सटाइल जो सिटीज़ की बात करें स्टूडेंट्स, जैसे अहमदाबाद है, अहमदाबाद को अगर हम बात करें कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के रूप से जाना जाता है। राजस्थान में भीलवाड़ा नाम की एक जगह है। अगर आप बात करोगे कि पंजाब के अंदर जो लुधियाना है वो नया इमर्ज हो रहा है टेक्सटाइल सेंटर के रूप में, तो इस तरीके के जो टेक्सटाइल सेंटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कॉटन जो उसके वहाँ पे रॉ मटेरियल के रूप में काम किया जाता है। नेक्स्ट इज जूट। जूट की अगर हम क्रॉप की बात करें स्टूडेंट, जूट आपको यहाँ पे जो हमारे जो ईस्टर्न एरिया हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप वेस्ट बंगाल का एरिया है, बिहार है, आसाम है, उड़ीसा है, वहाँ पे जो जूट का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छे से होता है। इनको बेसिकली वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जूट के लिए स्टूडेंट्स आप देखिए बांग्लादेश इसके अंदर लार्जर प्रोड्यूसर है जूट के अंदर में, तो जूट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। इंडियन पैकेजिंग एक्ट है 1987 का, इंडियन पैकेजिंग एक्ट है 1987 का, उसके अंदर बोला गया है कि जो मैक्सिमम जो फूड क्रॉप्स हैं वो जूट के अंदर यूज होंगी, जूट वहाँ पे यूज किया जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरीके से क्यों बोला गया है, बिहाइंड में रीज़न ये है कि आप जूट जो किसान जो प्रोड्यूस करते हैं वो उसका यूज भी किया जा सके। तो इंडियन पैकेजिंग एक्ट के थ्रू वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कुछ 20% के आसपास ऐसे कुछ एक्सेप्शन है। इसके बारे में आप देखना, इंडियन पैकेजिंग एक्ट 1987 का जो एक्ट है उसके अंदर जो जूट का जो प्रोडक्शन है, जूट का जो यहाँ पे पैदावार होती है उसको यूज किया जा सके, इस वजह से जूट से रिलेटेड जो पैकेजिंग जो बोरे होते हैं उनको यूज किया जाता है।
अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट समय में ऐसा क्या टेक्नोलॉजी हैं, ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जिनको यूज करना चाहिए किसानों को, जिसके थ्रू हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर डेवलपमेंट हो। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट प्रेजेंट समय में जो डिमांड है कि गवर्नमेंट के द्वारा, सबसे हम इसमें सेक्टर वाइज देखेंगे। आप देखिए कि सबसे पहले हम बात करें फाइनेंस की। फाइनेंस के लिए गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड हैं वो चलाए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बेसिकली क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू फार्मर हैं, उनकी जो नीड के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करने के लिए, उनको जो नीड है उसके लिए यहाँ पे कुछ पैसा है वो ले सकते हैं। यहाँ पे जो मनी दिया जाता है उसके ऊपर क्या रेट है, ये सब प्रोविजंस समय के साथ चेंज होते रहते हैं स्टूडेंट, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, उसकी क्या प्रोविज़न है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड इम्पोर्टेंट है कि लैंड रिफॉर्म होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। इन्हीं लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड इंडिया के अंदर एक केस स्टडी है स्टूडेंट्स। केस स्टडी क्या है कि जब देश आज़ाद हुआ तो आप देखिए कि यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स का जो ज़माना हुआ करता था, जो कल्चर हुआ करता था इंडिया के अंदर में, तो उन लैंडलॉर्ड्स पीपल्स को यहाँ पे जो ज़मीन है वो ज़मीन ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लैंड का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया जाए, तो लैंड को इस तरीके से यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि सभी लोगों को वो लैंड है वो अवेलेबल हो। उसी समय में हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट थे विनोबा भावे जी। विनोबा भावे जी वही पर्सन हैं जब गांधी जी ने, जब 1942 का समय था, वहाँ पे जो फास्ट करने का समय था, तो महात्मा गांधी ने जिन्हें नॉमिनेट किया था कि आप वन डे जो फास्ट है वो करोगे और यहाँ पे जो अपनी प्रेजेंस है उसको शो करोगे, तो विनोबा भावे जी के द्वारा यहाँ पे ये आंदोलन चलाया गया भूदान का। भूदान बेसिकली क्या है? भू मीन्स द लैंड होती है और दान मीन्स डोनेट कीजिए। तो आप इस ज़मीन को डोनेट कीजिए, ऐसे लोगों को ज़मीन डोनेट कीजिए जिसके थ्रू यहाँ पे सभी लोगों को जो ज़मीन है वो मिल जाए, चाहे एक हेक्टेयर के रूप में मिले या यहाँ पे जो ज़मीन है वो यहाँ पे मिले चाहे 1 बीघा के रूप में मिले। तो इस तरीके से जो लैंड है उसको यहाँ पे डोनेट करने का एक कॉन्सेप्ट चलाया गया जिसके थ्रू सोसाइटी में इक्वलिटी आई। तो ये भूदान नाम का कुछ किसानों ने वहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे अपने जो गांव हैं वो उन्होंने डोनेट किए ऐसे लोगों को जिनके पास में ज़मीन नहीं हुआ करती थी। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जो विदाउट द ब्लड, एक ड्रॉप ब्लड की नहीं हुई, बट एक रिवॉल्यूशन विनोबा भावे जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आप गूगल करना कि विनोबा भावे जी ने जो ये मूवमेंट है, भूदान का जो मूवमेंट है, वो कौन से एरिया से स्टार्ट किया था, कौन सा गांव था, क्या वो गांव पोचामपल्ली था या वो कोई दूसरा गांव था? तो उस गांव के बारे में आप बताओगे कि आंध्र प्रदेश का कौन सा वो गांव था जहां से भूदान जो मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने फाइनेंस के बारे में देखा, किसान क्रेडिट कार्ड चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। लैंड रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पे भूदान मूवमेंट चलाया गया। और भी लैंड रिफॉर्म्स के लिए जो हमारे प्लानिंग कमीशन के थ्रू बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिसके थ्रू यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स किए जा सकें। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लाई गई हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव किए गए हैं। क्रॉप इंश्योरेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई, ये हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स के लिए जो क्रॉप का जो लॉस्ट हो जाता है, तो उसी सेक्टर को यहाँ पे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई थी कि क्रॉप के अंदर में देखिए कि वेदर की अनप्रेसिडेंट वेदर की कंडीशन हुई, हेल स्टॉर्म हो गया, क्रॉप का लॉस्ट हो गया, तो वहाँ पे फार्मर को रिटर्न है वो मिल सके। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो कंप्लीट यूज़ किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जिसके थ्रू यहाँ पे जो फसल का जो भी रिटर्न है फार्मर्स को वो जल्दी से जल्दी मिल सके, जल्दी से जल्दी सर्वे हो सके कि यहाँ पे जो क्रॉप है उसका डैमेज हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि नेशनल इकोनॉमी में जो क्रॉप है, जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसका प्रोडक्शन है, उसका जो यहाँ पे शेयरिंग है नेशनल जीडीपी के अंदर, वो कंटिन्यू डिक्लाइन हुआ है। अब उसका यहाँ डिक्लाइन होने का क्या रीज़न है? वो बहुत सारे रीज़न हैं। उसके बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है, यहाँ पे जो अगर हम जो शेयर हुआ करता था वो कंप्लीट हुआ है, लोगों का पार्टिसिपेशन भी स्टूडेंट्स बेसिकली काफ़ी कम हुआ है
एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई भी नहीं चाहता कि वो पढ़ लिख के किसान बने। किसान बेसिकली यहाँ पे सभी लोग वो करते हैं, क्या तो प्रोफेशनल फार्मर बनना कोई नहीं चाह रहा है। वैसे फार्मिंग कोई गलत ऑक्यूपेशन नहीं है स्टूडेंट। अब फार्मिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, आप देखिए कि हम 3 बार या 4 बार जब भी खाना खाते हैं वो फार्मर्स की वजह से पॉसिबल है। गवर्नमेंट के द्वारा भी रिफॉर्म लाए गए, फार्मर्स ने उनका प्रोटेस्ट किया, इस तरीके के एजिटेशन से लिए, वो ज़रूरी भी था स्टूडेंट्स। फार्मर्स की जो भी डिमांड है उसको सबसे पहले सुनना चाहिए, अगर वो कैसी भी डिमांड है, बिकॉज जो खेती है वो उनको करनी है, फार्मिंग की जो प्रैक्टिस है वो उनको करनी है, तो उनकी जो भी डिमांड है उसको सबसे पहले सुनना चाहिए था गवर्नमेंट को भी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो फार्मिंग की और भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, फाइनेंस के बारे में देखा, इंश्योरेंस के बारे में हमने देखा, लैंडलेस जो रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में देखा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा भी काफ़ी चेंज लाई गई, उनके बारे में हमने देखा। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में ग्लोबलाइजेशन होने का जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर वो हमको देखने को मिला है। इसकी वजह से हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स हैं उनकी ज़रूरत है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से हमको एक्सपोर्ट करना है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंडिया का भी देखिए कि PL 480 नाम की एक सब्सिडी हुआ करती थी, PL 480। इस सब्सिडी में इंडिया को है ना ग्रेन्स मिला करते थे, यहाँ पे ग्रेन्स मिला करते थे, USA के द्वारा इंडिया को यहाँ पे ग्रेन्स दिए जाया करते थे, बट ऑनरेबल हमारी प्राइम मिनिस्टर का साथ वहाँ पे मिसबिहेव हुआ। इस तरीके का बहुत सारी किताबों में देखने को मिलता है कि उस तरीके से ट्रीट किया गया कि यहाँ पे जो इंडिया है वो कम्प्लीटली डिपेंड है। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ से वापस आती हैं और उनके बाद में रिफॉर्म लाए गए MS स्वामीनाथन के लीडरशिप में। इंडिया ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू हमारा जो सेल्फ सस्टेनेबल जो थिंग है उसको अचीव किया। सेल्फ सस्टेनेबल को अचीव करने के साथ इसमें जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, इसके अंदर बेसिकली बात करें पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं उनका काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न राजस्थान, यहाँ के जो किसान हैं जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का आपको काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है वो देखने को मिला। किसानों को रिटर्न्स अच्छे मिले, हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स हैं उनको उन्होंने यूज किया अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो ग्लोबलाइजेशन है उसके इम्पैक्ट के बारे में देखा कि किस तरीके से हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स चाहिए। इंडियन सीड्स एक्ट भी है, भारत में जो बीज हैं उससे रिलेटेड एक एक्ट है 1966 का। अभी रिसेंटली इस एक्ट में अमेंड लाया गया था, कुछ चेंजेस लाए गए थे, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को आप रीड करना। उसके बाद में हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था PL 480 जिस पे हम डिपेंड हुआ करते थे कभी, फिर हम प्रेजेंटली हम सेल्फ सस्टेनेबल हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू आप देखें कि ऐसे लोग जो गरीब हैं, BPL लाइन में आते हैं, उन सभी लोगों को इंडिया के द्वारा इस तरीके से जो फूड है वो अवेलेबल किया जा रहा है, जो ग्रेन्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो ग्रेन्स भी ऐसे नहीं है कि स्टूडेंट्स एक ही तरीका का ग्रेन है, सभी तरीके का जो फूड है उसको डाइवर्सिफाई भी किया जा रहा है जिस तरीके से उनको न्यूट्रिशनल उनकी डिमांड है वो इंक्रीज हो सके। तो ये इंडिया की एक सक्सेसफुल स्टोरी है कि किस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन को अचीव किया और सेल्फ सस्टेनेबल जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हमने सेल्फ डिपेंडेंसी है उसको अचीव किया। अब प्रेजेंट समय में इश्यू ये है कि वो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो हमको सक्सेस मिली थी वो यहाँ पे स्टैग्नेंट हो गई है या डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई है। तो इंडिया को एक एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है या एक सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की प्रेजेंट समय में ज़रूरत है, जिससे ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को लाया जाए जिससे यहाँ पे लोगों की जो हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट ना हो। आप देखिए कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में टू मच जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज की वजह से हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ है। तो उन्हीं सबको देखते हुए यहाँ पे इस तरीके ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो इंक्रीज़ हुई है। हमारा सिक्किम जो है वो पहला स्टेट बना है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, उसमें भी गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना है वो लॉन्च की गई ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जिसमें यहाँ पे जो ऐसी चीज़ों को यूज किया जाएगा जिसके अंदर बाहर का केमिकल ना यूज़ हो। सुभाष पालेकर नाम के एक पर्सन हैं जिनके द्वारा ये लॉन्च किया गया महाराष्ट्र के अंदर में। तो इस तरीके के एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी प्रेजेंटली कुछ नए रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं और लाने की ज़रूरत है। जो ग्लोबलाइजेशन को देखते हुए इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो, उसको देखते हुए इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर में अभी यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लेंदी हो गया।
आप इसके बारे में ज़रूर अच्छे से रीड करना इसको, जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटाज बताए गए हैं, पैरामीटर बताए गए हैं, उनके बारे में ज़रूर रीड करना। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।